हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट, कैसे हैं बच्चे आप सब। तो उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो अकाउंटेंसी का हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट कर दिया। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आदिल सर आपका सीयूईटी का डोमेन का मेंटर। आपको मालूम है कि जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप चाहते हो बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन, तो प्यारे बच्चे देर किस बात की है, आदिल सर आ गए हैं ना, तो ले जाएंगे ना आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये सेशन। आज के सेशन में क्या कुछ है सर खास, तो आज के सेशन में प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर जो आपके एग्जाम में यानी सीयूईटी में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड मैं ये चैप्टर भी कंप्लीट करूंगा, इससे रिलेटेड 30 से 40 एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा। देखो बच्चे, एक बात मैं कह दूं, उसके बाद मैं अपना क्लास शुरू करता हूं। जब भी आज मेरा 5-6 साल हो गया टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो मैंने क्या किया कि यार टीचिंग लाइन में सबसे बड़ी चीज क्या है पता है, वो है समझाना। अगर देखो नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आता है यार, टीचर सबसे बेस्ट वही ना जो चीजों को समझा दे, और समझा भी नहीं, इतना आसान कर दे कि ऐसा लगे जैसे कॉन्सेप्ट में आप खुद ही आपके दिमाग में चीजें बैठ गए। आदिल सर यही करने वाले हैं, आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि आप एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लोगे और सारा कॉन्सेप्ट एकदम आग लगा दोगे। अब आते हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते। जैसा कि मालूम है कि आज के सेशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इस सेशन को हम शुरू करना चाहते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। देखो बच्चे, मैनेजमेंट क्या है, देखो बहुत हम डिटेल नहीं जाएंगे। आप सब लोग क्लास 12 पढ़ के आए हो, मैं ये यकीन के साथ कर रहा हूं, एटलीस्ट एग्जाम दिए हो, बोर्ड एग्जाम देकर आए हो मेरे बच्चे, तो मैं जानता हूं कि आप लोग पढ़ के हो। मैं बहुत क्लास को खींचूंगा नहीं, मेन मोटी मोटी बातें आपको समझाऊंगा जो आपके एग्जाम में क्रैक करेगा और आपका माइंड एकदम उस कॉन्सेप्ट पे आ जाए। देखो, मैनेजमेंट वर्ड ही आया है हमारा मैनेज, मेन और टी से टाइम। देखो 3 वर्ड से मैनेजमेंट बनता है, ध्यान समझना। एक वर्ड आया आपका मैनेज, दूसरा वर्ड आया मेन और टी फॉर टाइम। इस तीनों को मैं अच्छे समझाता हूं, फिर मेरी बात समझना। देखो मैनेजमेंट है क्या, मैनेज करना, किसी चीज को सही तरीके से करना। मैनेज किसको करना है, इंसानों को, जो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मैनेज करना। टी फॉर टाइम पे, टाइम का मतलब होता है ताकि हमारा काम समय से हो जाए। आपको मैं बताऊं प्यारे बच्चे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या आज के जमाने में मैनेजमेंट की जरूरत कहां नहीं है मेरे भाई। आपकी मम्मी अगर एक किचन में खाना भी बनाती है ना, तो आप जाके वहां देखना, आपकी मम्मी को देखेंगे कि वो किचन में अलग अलग रैक बनाई है, जहां पे चूल्हा होगा वो अलग है, खाना बनाने के मसाला अलग की हुई है, उसे कैसे अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो किस टाइम पे खाना बनेगा, कौन खाना बनाएगा, क्या कुछ बनेगा, वो सब कुछ करती है, तब जाके एक घर चलता है। मुझे बताइए, एक घर को चलाने के लिए हम एक एक चीज सोचते हैं, तो क्या एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या हमें प्लान नहीं करना पड़ेगा, क्या हमें चीजों को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं थोड़ा कंक्लूड करूं ना सर, सुनिए ना, मुझे बताइए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एकदम आराम से मेरी बात समझना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 3 तरह के रिसोर्सेज चाहिए। एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज, दूसरा होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। एकदम ध्यान समझना, अगर मैनेजमेंट ना समझ में आए तो फिर आप मुझे बताइएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला मैंने कहा फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल का मतलब जिसे हम देख सकते, छू सकते, सीन कर सकते, जमीन, बिल्डिंग, मशीन, ये सब फिजिकल रिसोर्स हो गया। फाइनेंशियल का मतलब सीधा सीधा मनी, पैसा। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या, तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है वर्कर्स यानी एम्प्लॉय, काम करने वाले लोग। मुझे एक बात बताओ, ये 3 तरह के लोग जब तक आपको नहीं मिलेंगे, क्या आप किसी बिजनेस को चला सकते हैं। आपके पास मशीन ना हो, पैसा ना हो और इंसान काम करने वाले ना हो, तो क्या आप किसी बिजनेस को चला सकते हैं। मेरे भाई आप कहेंगे नहीं सर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही तो हमारा बिजनेस चलता है। जब जमीन होगा, मशीन होगा, और मशीन होगा साथ में मेरे पास पैसा होगा, तो उस मशीन से, उस पैसे से हम रॉ मटेरियल लेंगे, उस रॉ मटेरियल को मशीन में डालेंगे, मशीन से सामान बनाएंगे, सामान बनाने के लिए वर्कर चाहिए। इन तीनों को अच्छे से मैनेज करेंगे सिस्टमेटिक वे में कि हमारा मशीन अच्छे से चल रहा है, इंसान अच्छे से काम कर रहे हैं, पैसे का प्रॉपर इंतजाम है। इन पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि हम मैनेजमेंट कह रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। अब आते हैं, देखो कितना सिंपल तरीके से मैं चल रहा हूं और इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ध्यान समझिएगा। अब एक बात समझिए, मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, मैनेजमेंट के 2 अप्रोच है, 2 थ्योरी है। एक आपका
जिसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल थ्योरी, और एक आपका मैनेजमेंट में होता है मॉडर्न थ्योरी। क्या मतलब इसका, ध्यान समझिएगा। यानी मैनेजमेंट की जो बातें, मैनेजमेंट क्या होता है, इसके पीछे दो अलग अलग लोगों का सोच है, दो अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जो मैनेजमेंट का प्यारे बच्चे क्लासिकल थ्योरी है, वो क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है, मैनेजमेंट का क्लासिकल थ्योरी ये कहता है कि अगर आपके पास एक कंपनी है या आपके पास कोई बिजनेस है, आपके पास क्या है बच्चे, एक बिजनेस है। ध्यान समझिएगा, आपके पास एक बिजनेस है और आपको मालूम है कि बिजनेस में कौन लोग काम करते हैं, बिजनेस में एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, ये हमारे एम्प्लॉय हो गए। बिजनेस में कौन काम करेगा, बिजनेस में एम्प्लॉय काम करते हैं। क्लासिकल थ्योरी मैनेजमेंट का ये कहता है, ध्यान देना, इससे मैं एमसीक्यू बनाया हूं, मैं एमसीक्यू पूछूंगा मेरे भाई, बहुत आराम समझना। क्लासिकल थ्योरी ये कहता है कि अगर एक बिजनेस, ध्यान समझना, देखो मैं सीयूटी की लाइनिंग उठा के सवाल पूछूंगा, अगर एक बिजनेस अपने एम्प्लॉय से कितने अच्छे तरीके से काम ले लेता है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट का क्लासिकल थ्योरी। यानी मैनेजमेंट का जो क्लासिकल यानी पुराने जमाने का जो डेफिनेशन, वो बस इतना कहता है कि देखो भाई, तुम एक मैनेजर हो, तुम्हारे अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन सारे एम्प्लॉय से तुम कितने अच्छे से काम ले रहे हो, कितनी जल्दी से काम ले रहे हो, कितना उन सबको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। यानी तुम्हारे अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तुम उनको अगर अच्छे से मैनेज कर रहे हो, उनको उनसे अच्छे से काम ले रहे हो, उनसे प्रॉपर काम को सही तरीके से ले रहे हो और उन सारे वर्कर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, इसका मतलब तुम एक अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो। बस क्लासिकल थ्योरी इतना ही कहता है कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन कुछ नहीं है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से काम लेते हैं, दूसरों से काम लेना प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, ये मैनेजमेंट है। लेकिन फिर आया मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न अप्रोच जिसको कहते हैं। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा ये थ्योरी बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा, अब आओ ना थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच मैनेजमेंट का ये कहता है बच्चे, एकदम आराम समझना, कि आप ये मैनेजर है और ये इसके अंडर में वर्कर है। मैनेजर किससे काम लेगा, मैनेजर काम लेगा आपका वर्कर से। मैनेजर किससे काम लेगा, वर्कर से। तो मॉडर्न थ्योरी ये कहता है प्यारे बच्चे कि आप अपने वर्कर से सिर्फ काम ले रहे हो अच्छे से, तो ये तो हो गया हमारा क्लासिकल पुराना थ्योरी। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि आप अपने वर्कर से काम ले रहे हो और कितने अच्छे से काम ले रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन उस काम में दो चीजें बढ़ जाता है। एक तो आपका काम इफिशिएंटली होना चाहिए और दूसरा कहता है कि आपका काम इफेक्टिवली होना चाहिए। दो टर्म यहां पे जोड़े गए कि अगर आप काम ले रहे हो सिर्फ वो काफी नहीं है, आपका काम इफिशिएंटली और इफेक्टिवली ले रहे हो कि नहीं। अब ये इफिशिएंटली इफेक्टिवली आपने क्लास 12 में पढ़ा है। इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम काम लेना और इफिशिएंटली का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, घबराना नहीं, रिसोर्सेज विथ इट्स मिनिमम कॉस्ट। ये बुक में साफ डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं समझाऊंगा। अब ये दो टर्म आया, सिर्फ काम नहीं लेना है, अपने वर्कर से काम नहीं लेना, बल्कि इफिशिएंटली और इफेक्टिवली लेना। इफेक्टिवली का मतलब होता है काम को समय पे लेना। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझना, ये एग्जांपल समझना। सपोज ये मैनेजर है, मैनेजर ने वर्कर से कहा, ध्यान समझना, वर्कर से कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पास 30 डेज का टाइम है, 30 डेज का टाइम है, तुम्हें 100 बाईसाइकिल बनाना है और एक साइकिल बनाने में 1000 रुपए खर्च होना चाहिए। यानी कि तुम्हारे पास जो टारगेट दे रहा हूं वो समझो, 30 दिनों के अंदर, टाइम कितना है, 30 दिन में तुम्हें 100 साइकिल बनाना है और हर एक साइकिल पे जो खर्च, जो कॉस्ट लगना चाहिए, जो खर्च गिरना चाहिए, यानी जो उसके पार्ट पुर्जे होते हैं साइकिल के, 1000 में तुम्हें साइकिल तैयार कर देना ताकि हम 2000 में मार्केट में बेच देंगे, कमा लेंगे। ये टारगेट दिया गया। पता है वर्कर ने क्या किया, वर्कर ने 30 दिन में 100 साइकिल बना दिया और खर्च 1000 गिरना था ना, यानी एक साइकिल बनाने में खर्च कितना लगना था, 1000, और खर्च कितना लग गया, 1200 रुपए। अच्छा खर्च ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि इस बंदे ने जो साइकिल का पार्ट पुर्जा सही से इस्तेमाल करना था, उस बंदे, वो बंदा मतलब जो काम करने वाला जो वर्कर है, उसने उसको वेस्ट कर दिया, कई पार्ट पुर्जे उसने तोड़ दिए, रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया, पार्ट पुर्जा सही से नहीं लगा, कई चीजें डैमेज कर दिया, कई चीजें खो गया, उससे भुला दिया। इस वजह से जो खर्च 1000 रुपए गिरना था, वो खर्च हमारा कितना गिर गया, 1200 रुपए। इतनी बात आपको समझ में आई।
मजा आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे। सर मजा आ गया। तो मेरे भाई अब दो अप्रोच है, मुझे बताओ कि ये जो वर्कर है हमारा, क्या ये बंदा इफेक्टिव है? दो है ना, एक है इफेक्टिव और एक है इफिशिएंसी। इफेक्टिव का मतलब होता है जब कोई बंदा ऑन टाइम काम कर दे। क्या इस बंदे ने ऑन टाइम काम किया है? अगर 100 साइकिल बनाना है तो क्या इसने 100 साइकिल नहीं बना दिया है? सर ये 100 साइकिल बना दिया है, इसका मतलब ये बंदा इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब होता है जब कोई वर्कर ऑन टाइम काम करे तो उसको बोलते हैं कि वो बंदा इफेक्टिव है। इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? जब कोई बंदा रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करे विथ इट्स मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कम खर्चा भी वो कम गिराए और रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करे। क्या ये बंदा रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल किया? नहीं सर, 1000 रुपये खर्च गिरना चाहिए था और इस बंदे ने 1200 रुपये खर्च गिराया। इसका मतलब इसने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं किया, 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च गिरा। इसका मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे इफिशिएंट तो नहीं है लेकिन इफेक्टिव है, क्योंकि समय पे 100 साइकिल बनाया, खर्च ज्यादा गिराया, 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च गिरा दिया। इसका मतलब प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपको उम्मीद है कि अच्छे समझ में आएगा। काम को समय पे करने को इफेक्टिवनेस बोलते हैं और रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना, वेस्ट ना करना, खर्चा कम गिराना, उसको बोलते हैं हम लोग इफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं सर और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चे आई होप कि ये बात समझ में आया होगा। तो मैनेजमेंट का मैंने कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। आइए अगला टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, उसका फीचर्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहला फीचर मैनेजमेंट का क्या है मेरे भाई? मैं मैनेजमेंट इसीलिए तो कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक गोल है। सर मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, सर मुझे 10 करोड़ बिजनेस से कमाना है, मेरा प्रॉफिट 5 करोड़ हो जाए, तो मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए तो मैनेजमेंट कर रहा हूं। इसलिए कहता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगला कहता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि जिसकी जरूरत हर जगह हो। देखो अगर आप एक स्कूल चला रहे हो वहां भी मैनेजमेंट चाहिए। अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो आपको वहां भी मैनेजमेंट की जरूरत है। आप अगर टॉप लेवल पे हो तब भी मैनेजमेंट करना होगा, मिडिल लेवल पे हो तब भी और लोअर लेवल पे हो तब भी। इसका मतलब मैनेजमेंट रिक्वायर्ड एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह होती है, किचन से लेके हॉस्पिटल से लेके स्कूल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। उसके बाद कहता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी का मतलब होता है बहुत, यानी मैनेजमेंट में कोई एक काम नहीं होता है, मैनेजमेंट कई कामों को मिलाकर, मैनेजमेंट में कई चीजें हमें करनी होती, कई तरह के काम होता है जिसमें 3 है। एक होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये भी तीनों समझ लो ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट के 3 शाखाएं हो सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब भी होता है वो कई तरह से काम करता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है कि अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपके अंडर में कुछ इंप्लॉय हैं, उन इंप्लॉय का ध्यान रखना, उस इंप्लॉय को प्रॉपर सैलरी देना, उस इंप्लॉय से प्रॉपर काम लेना, ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है क्या आपको मालूम है कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो? आप बिजनेस में कोई वर्क ही तो करने आए हो, काम ही तो करने आए हो। अगर आपका मान लीजिए आप शुगर की इंडस्ट्री है, चीनी बनाते हो, तो उस जगह का वर्क क्या है? चीनी बनाना। तो उस वर्क को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना, यानी प्रॉपर टाइम पे करना और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। काम करना, पीपल मतलब लोगों को मैनेज करना, और ऑपरेशन का मतलब होता है, ऑपरेशन मैं समझाऊं, देखो किसी चीज को ऑपरेशन कब कहते हैं? ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे ये रॉ मटेरियल है, एग्जाम्पल समझो, एक शुगर केन है। शुगर केन मतलब गन्ना। गन्ना कहाँ जाएगा? मशीन में। मशीन में जब गन्ना जाता है तो ये लिक्विड बनता है। लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसको कूल करेंगे तो वो एक बर्फ की तरह बन जाएगा। फिर इस बर्फ को क्या करेंगे हम लोग? बर्फ को ब्रेक करेंगे। बर्फ को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटे छोटे बैग लगाएंगे और ये हमारा चीनी बन जाएगा। ऑपरेशन का मतलब मेरे भाई ये होता है कि मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले गन्ना से
मशीन में लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे, फिर वो बर्फ की तरह बनेगा, फिर उससे बनेगा चीनी। ये होता है ऑपरेशन विच फॉलो सर्टेन स्टेप्स इज नोन एज कि मैनेजमेंट एक हमारा क्या है, ऑपरेशन भी है, यानी किसी काम को करने के लिए स्टेप को भी फॉलो करता है मेरे भाई। उसके बाद चौथा फीचर हमारा कहता है कि मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, मुझे समझाने दो और मुझे समझने दो कि मैनेजमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस नेचर का होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एक दिन का काम नहीं है कि आज मैनेजमेंट कर लिया, आज थक गए सर अब नहीं मैनेजमेंट होगा। हर दिन आपको चेंजेस लाना है, हर दिन आपको अपने बिजनेस में पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, हर दिन बिजनेस में आपको ध्यान देना होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर दिन इंप्लॉय पे आपको गौर करना है, हर दिन इंप्लॉय को सुपरवाइज करना है, एक एक दिन इंप्लॉय को चेक करते रहना है। एक नहीं है कि वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार हम कर दिए और फिर साल भर में कोई काम नहीं, आपको हर दिन मैनेजमेंट को आपको मैनेज करना है। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। मैनेजमेंट या ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी भी सिर्फ ये सोचे एक मैनेजर बहुत अच्छा है बिजनेस में, क्या वो अकेले बिजनेस चला देगा? नहीं, उस बिजनेस का एम्प्लॉय, उसके मेंबर्स, उसके जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं, मिडिल लेवल के लोग, लोअर लेवल के, जब तक सब लोग मिलकर बिजनेस नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस का गोल अचीव नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग समय के अनुसार, हालात के अनुसार हमें बिजनेस में जब जरूरत पड़ेगा हम वो चेंजेस लाएंगे। जैसे एक जमाना था जब कैश पेमेंट का सिस्टम था, जमाना बदला, ऑनलाइन पेमेंट पाया, तो हम अगर मैनेजमेंट में, मैं मैनेजर हूं तो मैं डायनेमिक नेचर का होना चाहिए। मतलब अगर ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ गया तो ऑनलाइन पे हम आएंगे, फोन पे, गूगल पे। ये नहीं कि हम कसम खा के बैठेंगे कि कुछ भी हो जाए हम कैश ही पेमेंट करेंगे। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। कोई इंसान मैनेजमेंट दिखान, इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कांट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते। कोई इंसान ये कह सकता है कि मैं मैनेजमेंट दिखाने, ये देखिए मेरा अच्छा सा मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट कोई फूल तो है नहीं जो दिखा देंगे आप, कोई सामान नहीं है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को सिर्फ फील किया जा सकता है। आप एक घर में जब जाते हो, मेहमान हो, आप किसी घर में जाते हो, देखते हो कि सामान पूरा डेकोरेटेड है, सब कुछ सजा हुआ है, सब कुछ प्रॉपर जगह पे रखा हुआ है, प्रॉपर एक बच्चा आता है नाश्ता लेकर, आपको ये सब माहौल देख के क्या लगता है, यार क्या घर का माहौल है यार। उसी तरीके से जब आप किसी बिजनेस में जाते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो कि सब काम समय पे हो रहा है, सबका अपना अपना केबिन बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है, बिजली एकदम प्रॉपर मिल रहा है, वर्कर को सैलरी टाइम पे मिल रहा है, जब ये सब चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, गोल अचीव हो रहा है, तो आप कहते हो कि मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, इट कांट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ड। देखा नहीं जा सकता, ये फील किया जा सकता है। उसका अगला टॉपिक है बच्चे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप जो ये मैनेजमेंट कर रहे हो इसका मकसद क्या है। तो बेसिकली आप इस चीज को ध्यान समझना ताकि मैं आपको समझा पाऊँ बहुत आराम से। हमारे जो मैनेजमेंट हम जो कर रहे हैं उस मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसको मैं बहुत ही डिटेल में और डेप्थ एनालिसिस करने जा रहा हूं, आप समझिएगा। मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सोनल। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का सबसे पहला मकसद जो होता है वो होता है अपने बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस के लिए वो क्या, आप एक बिजनेस करने जा रहे हो ना, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सोचते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट में अभी अभी आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप क्या सोचोगे, सबसे पहले सोचोगे कि हम इस बिजनेस में सर्वाइव किया जाए। सर्वाइवल मतलब समझते हो, सर्वाइवल का मतलब होता है कि यार अभी अभी हम बिजनेस शुरू किए तो अभी तुरंत हम कमाने का नहीं सोचेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना अपने बिजनेस के बारे में। नया बिजनेस है, तुमने एक गोलगप्पा का बिजनेस शुरू किया, तो शुरू में पता है तुम गोलगप्पा का रेट इतना ही रखोगे जिससे तुम्हारा उस गोलगप्पे का बस खर्च निकल जाए। अभी कमाने का तुम सोचोगे नहीं, बस तुम्हारा कॉस्ट निकल जाए, जितना गोलगप्पा बनाने में खर्च लग रहा है बस वो निकल जाए, ताकि मार्केट में मैं सर्वाइव कर सकूं। इतने सारे गोलगप्पा की दुकान है, आपका दुकान कैसे सर्वाइव करेगा। शुरू में रेट कम रखो, इतना ही रखो कि बस खर्च निकल जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग सर्वाइवल, सर्वाइव कर जाए हम। और जब खर्च निकलने लगे तब तुम्हारा कुछ दिन 2-4 महीने हो जाए तो देन तुम प्रॉफिट के बारे में सोचो। प्रॉफिट का मतलब होता है अब तुम अर्निंग के बारे में सोचो कि अगर 5 रुपए में 2 गोलगप्पा बेचेंगे तो हम 2 रुपए कमाएंगे। अब तुम प्रॉफिट कमाओ, और जब प्रॉफिट होने लगे तब तुम ग्रोथ के बारे में सोचो। ग्रोथ क्या होता है मेरे भाई, ग्रोथ का मतलब होता है अगर तुम्हारा गोलगप्पा का 1 ब्रांच है तो तुम 1 ब्रांच नहीं 2 ब्रांच खोलो, 3 ब्रांच खोलो, 4 ब्रांच खोलो।
तुम और पूंजी लगाओ और 10 12 20 50 ब्रांच खोल दो, इसको कहते हैं कि आप अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, यानी अपने बिजनेस में 3 काम करना, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे, ध्यान समझना। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप बिजनेस कहां कर रहे हो, किसी सोसाइटी में कर रहे हो, आप सारा रिसोर्सेज कहां का इस्तेमाल कर रहे हो, सोसाइटी का। तो जब आप सोसाइटी का रिसोर्सेज ही इस्तेमाल करके तो हम बिजनेस करते हैं, भाई हमारा बिजनेस किसी एरिया में तो होगा, उस एरिया के आसपास का रोड, वहां का डैम, वहां का पानी, वहां का बिजली, ये सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उस सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करें। उस सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उस सोसाइटी के लिए आप एक अच्छे क्वालिटी का सामान उन्हें दोगे, मिलावट नहीं करोगे, उन सोसाइटी के गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दोगे, उन सोसाइटी के गरीब बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोल दोगे, सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, सस्ते दामों पे दोगे। जब ये सब काम आप करोगे सोसाइटी के लिए, तो ये आपका कहलाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ये ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होगा, याद रखना ताकि इससे एमसीक्यू में डाउट ना, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा। यानी आपके यहाँ अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉय का ख्याल रखना, उस एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देना, उस एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट करना, इज्जत देना, कि भाई उसे एकदम डांट के भगा नहीं देंगे, उसे जब हम इज्जत देंगे ना तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय हमारा और अच्छे से काम करेगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव विच इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हैंडसम सैलरी देना, बेटर वर्किंग कंडीशन देना, जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां प्रिकॉशन हो, हाथ कटने का डर ना हो, कोई डैमेज होने का डर ना हो, अगर वो काम करे तो ग्लव्स पहन के काम करे, उसका पूरा मास्क हो, सब कुछ हो, ये सब इंतजाम करना। एम्प्लॉय को इंसान समझना चाहिए ताकि उसे इज्जत देना, उससे अच्छे से बात करना, उसको एक अच्छी सैलरी दोगे तो ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। अब आता है अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चे कि हम मैनेजमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा। पहला पॉइंट, गोल अचीव हो जाएगा, यानी हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा फायदा क्या है कि जो बिजनेस में मकसद है हमारा कि हमें 5 करोड़ कमाना है, हमें 20 करोड़ कमाना है, अचीव हो जाएगा। इट इंक्रीजेज इफिशियंसी। इफिशियंसी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया कि आप अगर मैनेजमेंट अच्छा करोगे तो आपका रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होगा, आप एक एक सामान को सही से इस्तेमाल करेंगे, खर्च कम गिरेगा, वेस्ट नहीं होगा। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब होता है जैसे जैसे दुनिया बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, वैसे वैसे आप अपने आप को भी चेंज करते रहोगे। चेंज करने का मतलब आप समझते हो, चेंज करने का मतलब बच्चे ये होता है कि आज कैश का जमाना था, हम फोन पे चले गए, गूगल पे चले, तो हम अपने आप को अपडेट करें ना, हम भी फोन पे चले, हम भी गूगल पे। लोग चंद्रमा पे चले गए, आप पृथ्वी पे बैठे हैं, आप भी चंद्रमा पे जाइए। ये वैसे मजाक था। मैनेजमेंट अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अभी बताया मैंने पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड। तो ये एम्प्लॉय, अभी मैंने बता दिया पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉय को खुश करना, एम्प्लॉय को सैलरी देना, एम्प्लॉय को अच्छा वर्किंग कंडीशन देना। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी से ही तो रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हो मेरे भाई, सब कुछ सोसाइटी का है। आप सोसाइटी को गुड क्वालिटी का सामान दीजिए, सस्ते दामों पे दीजिए, सोसाइटी खुश हो जाएगा। ये हमारा ये होता है। फिर एक बहस छिड़ गया, लोगों ने बहस स्टार्ट कर दिया। क्या बहस स्टार्ट किया, लोगों ने ये कहा कि ये बताओ कि मैनेजमेंट जो है हमारा, क्या वो कोई आर्ट है, कला है, क्या वो कोई साइंस है, मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ये बहस लोगों ने शुरू कर दिया और लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि नहीं 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 नहीं, मैनेजमेंट कला है। किसी ने कहा नहीं, मैनेजमेंट तो साइंस है। किसी ने कहा ना ना ना, मैनेजमेंट तो प्रोफेशन है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट कला है? सबसे पहले मुझे बताओ आर्ट होता क्या है, कला क्या है? कला क्या है मेरे भाई, मुझे बताओ। एक म्यूजिशियन है जो गाने गाता है, जो एक म्यूजिशियन है जो गाने गाता है, तो आर्ट क्या है? आर्ट का मतलब कला होता क्या है? ध्यान समझना। अगर एक म्यूजिशियन है तो क्या है, वो गाने को ऐसे उठता और गाना शुरू कर देता? नहीं, वो गाने को पहले सीखता है। गाने को सीखने के बाद अच्छा एक चीज बताओ एक क्लास में 10 बच्चे आर्ट सीख रहे हैं, कोई कला सीख रहे हैं। कला का मतलब होता है कुछ इनोवेटिव चीज, जैसे गाना, सिंगिंग, और उसके बाद अगर हम लोग डांसिंग, ये सब क्या हमारा कला। उसी तरीके से पोर्ट्रेट बनाना, स्केच बनाना, कलर, पेंटिंग, यही सब तो कला है। आर्ट का मतलब क्या? इंसान के अंदर की जो एक हुनर होता है वो कला है। अब मुझे बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या मैनेजमेंट भी आर्ट है। तो ध्यान समझना, आर्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? आर्ट का मतलब होता है कि हम कोई नॉलेज सीखते हैं। जैसे गाने के, आपको पता है कोई इंसान जो सिंगर बनता है, वो सिंगर के लिए भी एक किताब पढ़ना पड़ता है पूरा। जब वो किताब पढ़ता है तो उसके एक टीचर होती है जो उसको बोलती है कि बच्चे गाओ सारे गामा
सारे गामा। अब ये गा रहा है, अब इसमें ध्यान समझना होता क्या है, लॉजिक समझोगे तो बात समझ में आएगी। अब देखो एक चीज समझना, आर्ट का मतलब मैं समझा रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आए। आर्ट समझो, आर्ट क्या है? आर्ट एक नॉलेज है। नॉलेज समझते हो? मैंने अभी बताया कि कोई भी आर्टिस्ट बिना पढ़े लिखे आर्टिस्ट नहीं बन जाता। ऐसा नहीं कि आया और आर्टिस्ट बन गए, नहीं। आर्ट के लिए भी आपको कुछ बुक स्टडी करना पड़ता है, कुछ किताबें पढ़ना पड़ता है। ध्यान समझना, मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझना मेरी बात। सपोज करो ये एक सिंगर है, सिंगर का नाम ले लेते हैं हम लोग अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह एक सिंगर है। अब इस सिंगर ने सबसे पहले म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लिया होगा, वहां एडमिशन लेके कुछ किताबें बुक पढ़ा होगा, स्टडी मटेरियल लिया होगा। स्टडी मटेरियल मतलब पढ़ना, किताबें पढ़ा होगा। किसके बारे में? सिंगिंग के बारे में। उसके बाद जब सिंगिंग के बारे में उसने पढ़ा तो उसके जो टीचर थे उन्होंने सिखाया कि चलो अरिजीत सिंह सबसे पहले आप पढ़िए इसको, सारे गा मा, इसको पढ़िए, याद करिए। अरिजीत सिंह ने कहा कि हाँ सर पढ़ते, सारे गामा सारे गामा। अरिजीत सिंह ने इसको पढ़ा। फिर एक दिन अचानक से अरिजीत सिंह इसको प्रैक्टिस करते करते अरिजीत सिंह ने ऐसे किया, सारे गामा। और उसके टीचर ने कहा कि अरे अरिजीत सिंह ये कैसे तुमने आवाज निकाला यार, ये तो कुछ अलग था। तो अरिजीत सिंह ने कहा कि सर आपने मुझे जो सारे गामा सिखाया था ना, मैंने उसमें अपना पर्सनल स्किल लगाया, अपनी पर्सनल एप्लीकेशन लगाया, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी लगाया। और जब मैंने अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी लगाया ना सर, तो ये गाने का जो अंदाज है वो पूरा बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गया, पूरा सिस्टम ही बदल गया। मेरे भाई इसी चीज को आर्ट कहते हैं। आर्ट का मतलब एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, यानी कि आप एक उसकी पढ़ाई भी होती है, पढ़ाने के बाद उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप अपना पर्सनल स्किल लगाते हो। पर्सनल स्किल का मतलब होता है खुद का कुछ स्किल यूज करते हो और आप बन जाते हो एक बेहतरीन आर्टिस्ट। याद रखिएगा, सबसे अच्छा आर्टिस्ट तो वही है ना जो अपनी पर्सनल स्किल है। देखो सारे गामा तो 1000 बच्चे एक स्कूल में सीख गए, लेकिन उसमें से सब सिंगर नहीं बनते। सिंगर वो बनता है जो अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी लगाता है। देखते हो आजकल के सिंगर टीवी पे सारे गामा सा, अब लोग अलग अलग तरीके से रिदम ले रहे हैं, और जब वो रिदम लेते हैं अलग अलग तरीके से लगता है अरे वाह 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 क्या, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल स्किल लगाई है। तो यही आर्ट में यही बात कही जाती है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बताओ। मैनेजमेंट एज ए क्या, अब सुनो, हाँ इस पे तो हमारा डेफिनेशन है। क्या मैनेजमेंट भी आर्ट है? क्या मैनेजमेंट भी आर्ट है? मेरा आपसे सवाल है, क्या मैनेजमेंट भी एक कला है? आइए इसको पढ़ते हैं। पहले आर्ट होता क्या, अभी मैंने बताया, आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल। आर्ट में क्या होता है, आपके पास स्किल, यानी आपके अंदर जो कला है, यानी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है, स्किल का मतलब जो हम सीखते हैं। आर्ट, ये बताओ स्किल सीखते हैं कि नहीं? एक बुक पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां से सिंगिंग सीखते हैं कि नहीं सीखते? तो स्किल का मतलब सीखना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है अपनी क्रिएटिविटी लगाना, खुद की कुछ इनोवेशन करना, खुद रिदम चेंज कर देना ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी आपके पास जो आपके स्कूल के टीचर ने आपको सिखाया है, जो नॉलेज आपको दिया, उसमें अपनी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन, खुद से कुछ इनोवेशन करना, कुछ नया रिदम बना देना टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि तुम एक अच्छे सिंगर बन जाओ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट। और आर्ट सीखने के लिए आप स्टडी कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो। दूसरा सिंगिंग कर रहा है तो उसको आप गौर से देखते हो, हाँ ऐसे गाना है, हाँ ऐसे गाना है। एक्सपीरियंस कर सकते हो, सुन सुन के, लोगों को सुन सुन के एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये आर्ट की डेफिनेशन है। अब इसी डेफिनेशन में मैनेजमेंट को भी बैठाओ। क्या मैनेजमेंट भी आर्ट है? कैसे कैसे बैठाएंगे हम, अभी चेक करेंगे। चलो आर्ट का मुझे पहला फीचर बताओ। आर्ट का पहला फीचर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसका मतलब किसी भी आर्ट ऐसा नहीं कि एकदम हवा में आ जाएगा, ऐसा नहीं। आर्ट सीखने के लिए आपके पास कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है? आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आपके पास कोई स्कूल हो, आपके पास कोई टीचर होना चाहिए। तो ये सब लोग हैं जो आपको आर्ट सिखाते हैं, आपको सिंगिंग सिखाते हैं, आपको गाना सिखाते हैं। मुझे बताओ क्या आज के डेट में ये, अब मैं कंपेयर करूंगा आर्ट के फीचर को मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करूंगा, फिर आपको यहाँ बताइए कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है। एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब समझ, किताबें हो, स्टडी मटेरियल हो, तो वो आर्ट होगा।
ठीक है, आर्ट सीखने में हमारे पास किताबें होती हैं, तो क्या मैनेजमेंट सीखने में हमारे पास किताबें नहीं है? आज आपको मालूम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM हैदराबाद, IIM बेंगलोर, IIM अलग अलग जगहों पे जो बड़े बड़े IIM है मेरे भाई, क्या वहां पे किताबें नहीं अवेलेबल है? तो क्या मैनेजमेंट के पास स्टडी मटेरियल नहीं है? जैसे कि एक आर्ट सीखने के लिए इंसान को बुक की जरूरत होती है, इन द सेम मैनर मैनेजमेंट सीखने के लिए, मैनेजमेंट को अच्छे से सीखने के लिए भी बहुत सारी किताबें, स्टडी मटेरियल, बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब इस फीचर के बेसिस पे तो हम जरूर कहेंगे कि मैनेजमेंट भी आर्ट है, क्योंकि यहां भी नॉलेज है और वहां भी नॉलेज है, तो मैनेजमेंट का पहला फीचर तो मैच करता है। आर्ट का दूसरा फीचर है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, उसमें खुद अपनी भी कुछ स्किल लगाना है। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है? क्या आप जो रट्टू तोता, आप जो IIM से रट के आए हो, क्या बिजनेस में वही थ्योरी सेम अप्लाई करोगे? बिजनेस हर दिन बदल रहा है, हर दिन नए चैलेंजेस आ रहे हैं और हम अपनी स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं। आप देखते हो मैनेजमेंट की पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन शार्क टैंक में जो लोग आए हैं वो देखो, वो सब 800 करोड़ 800 अरब करोड़ का बिजनेस कर दिए। क्यों? मैनेजमेंट वो भी किए हैं, MBA तो हम भी किए हैं, MBA उन्होंने भी किया, उन्होंने अपनी पर्सनल स्किल लगाया है। उस तरीके एक सिंगर है, वो सारे गामा पा तो सब सीख के आते, लेकिन एक अरिजीत सिंह बन जाता है, एक आतिफ असलम बन जाता है, लेकिन बहुत सारे सिंगर लोकल लेवल पे ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पर्सनल क्रिएटिविटी लगाते हैं। तो ये आर्ट में भी पाया जाता है और मैनेजमेंट में भी यही है। आप मैनेजमेंट की लाख डिग्री ले ले, जब तक अपनी पर्सनल स्किल नहीं लगाएंगे तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाएंगे। तो ये भी तीसरा है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक आर्ट को, एक कला को सीखने के लिए आपको हर दिन रियाज करना पड़ता है। एक गाने के सीखने के लिए सा रे गा मा सा सा सा, इस तरीके से आप रियाज करते हैं, पर डे प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरीके से एक मैनेजर जब 10 साल 20 साल अलग अलग कंपनियों में काम करता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाके उसके अंदर एक अच्छा मैनेजर बन पाता है, उसके अंदर निखार आता है। तो ये फीचर भी टैली कर सकता है। इस बेसिस में हम कह सकते हैं कि यस सर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। बेशक मैनेजमेंट हमारा आर्ट है। अब आता है, क्या मैनेजमेंट साइंस है? सवाल है, क्या मैनेजमेंट साइंस है? क्या मैनेजमेंट साइंस है? अब बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना और बातों को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मुझे एक बात बता दो कि साइंस होता क्या है। साइंस बचपन में पढ़े हो ना, हाइड्रोजन में क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। यानी साइंस एक ऐसी अच्छा, साइंस में भी पहला पॉइंट तो है कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब समझो, जिसके लिए किताबें अवेलेबल, बुक्स हो, कंटेंट हो, स्टडी मटेरियल हो। तो क्या साइंस में किताबें अवेलेबल नहीं है? साइंस की पहली डेफिनेशन तो यही है ना कि साइंस के लिए क्या होना चाहिए? किताबें अवेलेबल होना चाहिए। किताबें है, ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज है। साइंस में दूसरी बात जो कही जाती है वो ये कही जाती है, ध्यान समझना ताकि मैं आपको वो पॉइंट समझा पाऊं। साइंस हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फॉलो करता है। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? कॉज का मतलब क्या करेंगे और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये साइंस में पहले से तय होता है। देखो, साइंस के बारे में 3 पॉइंट हम बता दें, उसके बाद हम लोग फिर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला मैंने बताया कि साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब समझते हो? पहले साइंस की डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद हम लोग फिर उसको मिलाएंगे, मैनेजमेंट है कि नहीं साइंस, वो भी पता चलेगा। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि इसके लिए किताबें अवेलेबल है, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, पढ़ने की जगह है, स्कूल है, कॉलेजेज है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, IITs, वहां जाके लोग साइंस पढ़ते हैं। कहता है इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड साइंस किस पे काम करता है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे। कॉज और इफेक्ट रिलेशन क्या होता है? साइंस कहता है कि हम क्या करेंगे और उसका क्या मिलेगा, क्या करेंगे और क्या मिलेगा। साइंस कहता है कि हमें ये पता होना चाहिए। जैसे कॉज का मतलब क्या करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे ये कॉज हो गया, यानी अगर हम ये करेंगे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमें HCl मिलेगा। अगर हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमें NaCl मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब हम क्या करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये साइंस में पहले से पता होना चाहिए। तीसरी बात जो साइंस के बारे में कहा जाता है कि इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब साइंस के जितने भी फैक्ट है, जितने भी लॉजिक है, वो एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट का मतलब मेरे भाई ये होता है कि हमने उसे कहीं किया है, करके देखा है, करके सीखा है। यानी साइंस के ऐसे नहीं हवा में कोई बात नहीं कहेंगे, हमने हाइड्रोजन क्लोरीन मिलाया है, फिर देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसको समझा है कि हाँ इससे HCl बनेगा। साइंस के जितने भी थ्योरी है उन सब का प्रैक्टिकल, इसलिए साइंस का लैबोरेटरी खुला होता है स्कूलों में। स्कूलों में जाएंगे तो लैब में करके दिखाया जाता है। साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब इसको जरा सा टैली करते हैं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से।
साइंस का पहला फीचर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी किताबें अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल है, पढ़ने के लिए सारी बातें हैं। तो क्या मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं? यस, आज के जमाने में मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बन चुका है, क्योंकि आज मैनेजमेंट की पढ़ाई भी होती है, मैनेजमेंट सिखाया जाता है, मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं, IIM वगैरह खुला हुआ है, लाखों के बच्चे पैकेज उठाते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया है। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, यानी उसको एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया। जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है, चाहे न्यूटन के फर्स्ट लॉ हो गए, चाहे न्यूटन के सेकंड लॉ हो गए, चाहे न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जैसे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देयर रिमेन्स टू बी इन मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी रेस्ट देयर रिमेन्स टू बी रेस्ट अनटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड अपॉन इट। खैर छोड़ो यार, उससे क्या मतलब है हम लोग को, हम लोग अपनी बात करें। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आए हैं। तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हवा में आ गए हैं? अच्छा ये बताओ, तुम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होगे। हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, पढ़े हो ना? डिवीजन ऑफ वर्क पढ़े होगे कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से क्या होता है, ध्यान समझना ताकि मेरी बात आपको अच्छे समझ आए। एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे। तो जो फ्यूल साहब थे जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए, क्या वो बिना एक्सपेरिमेंट किए आप सारा प्रिंसिपल लिखे? नहीं, वो जो ध्यान समझना, जो हेनरी फ्यूल थे ना, वो क्या किए थे कि जब वो बड़े हुए तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वो काम किए। काम करने के बाद वहां उन्होंने देखा कि काम कैसे हो रहा है, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो उसको अलग अलग जगह एक्सपेरिमेंट किए काम। तब उन्होंने कहा कि मेरे समझ में इतने एक्सपेरिमेंट के बाद, इतनी जगह काम करने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि काम को बांट दो, यानी डिवीजन ऑफ वर्क। एक प्रिंसिपल उन्होंने दिया, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या वो प्रिंसिपल उन्होंने हवा में दे दिया? उन्होंने भी तो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने भी तो अलग अलग जगह जाके उन्होंने काम को करके देखा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया। तब उन्हें पता चला कि हाँ, डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है ना, पढ़े होगे कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। तो यह साइंस भी क्या है, साइंस के भी जितने भी प्रिंसिपल आए वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिया है, यानी उन्होंने चेक किया फिर बताया कि ये चीजें हो रहा है। मैनेजमेंट के भी जितने प्रिंसिपल है जो आगे चल के आप पढ़ेंगे, वो सब भी हेनरी फ्यूल ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, सीख कर, देख कर, जब उसका अच्छा रिजल्ट देखा तब उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया डिवीजन ऑफ वर्क, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो यस, साइंस के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है और मैनेजमेंट के भी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसका मतलब साइंस के प्रिंसिपल तुम कहीं भी अप्लाई करोगे रिजल्ट सेम आएगा। यूनिवर्सल अप्रोच है, कहीं भी अप्लाई कर दो, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को जहां भी मिलाओ, चाहे तुम हाइड्रोजन क्लोरीन को तुम अपने घर में मिलाओगे, लेबोरेटरी में मिलाओगे, या नेपाल जाके मिलाओगे, या फॉरेन USA में जाके मिलाओगे, तुम्हें रिजल्ट HCl ही मिलेगा। सोडियम और क्लोरीन को कहीं भी मिलाओगे तो तुम्हें रिजल्ट NaCl मिलेगा। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को कहीं भी अप्लाई करो रिजल्ट सेम मिलेगा? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है, चाहे वो डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, ये आपने पढ़ा होगा, जब आएगा तब हम बात करेंगे। एक डिवीजन ऑफ वर्क ही लेते हैं, काम को बांट दो, ये एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ना कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तुम कहीं भी अप्लाई कर दो कि तुम्हें रिजल्ट सेम मिलेगा? नहीं मिल सकता। रीजन क्या है? क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस पे अप्लाई किया जाता है? ह्यूमन पे। ह्यूमन मतलब इंसानों पे। साइंस के प्रिंसिपल किस पे अप्लाई किया जाता है? साइंस के प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है केमिकल्स पे या फिजिकल थिंग्स पे या उन सब है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस पे अप्लाई किया जाता है? इंसानों पे। और इंसान का बिहेवियर जो है वो इनएग्जैक्ट है। इनएग्जैक्ट का मतलब होता है कि उसे हम पहचान नहीं पाएंगे कब वो क्या कर जाए। जैसे मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ा कि काम को बांट दो। अब हम ये प्रिंसिपल पढ़ लिए मैनेजमेंट का, अब हमने सोचा कि कहीं भी जाएंगे ना तो काम को बांट देंगे, पहले काम को बांटेंगे, कुछ भी हो जाए काम को है। पता चला कि हम एक छोटे से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गए, छोटा सा बिजनेस, एकदम छोटा सा बिजनेस था, पैसा भी नहीं था बिजनेस में, तो एकदम गरीबी वाला बिजनेस था, कुछ था नहीं। वहां गए, हम 5 वर्कर बुला के ले आए, काम कुछ है ही नहीं, 5 वर्कर। क्यों? हमको तो सिखा के भेजा गया है कि सर काम को बांट देना है। पता चला जितने का हम काम बांटने नहीं उतना का खर्चा गिर गया, अब बिजनेस चला गया लॉस में। बड़ी कुटाई हुई वहां पे, क्योंकि आपने काम को बांट दिया। आप तो एक यूनिवर्सल समझ के आते, नहीं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बहुत केयरफुली और ध्यान से अप्लाई करना है। अपना दिमाग लगाओ, हर अंधाधुन ब्लाइंड तरीके से नहीं वो कर दो, वरना तो काम बांटते रह जाओगे। इसका मतलब साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये फीचर टैली नहीं करता है। तो क्या मैं ये कहूं कि मैनेजमेंट साइंस है? नहीं, मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस नहीं है। इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस।
इनएग्जैक्ट साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस मतलब प्योर साइंस नहीं है, थोड़ा साइंस है थोड़ा साइंस नहीं है, क्योंकि ये फीचर उसमें मैच नहीं कर सकता। या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। मैनेजमेंट क्या एक तरीके से सोशल साइंस, सोशल साइंस का मतलब है ये इंसानों पे अप्लाई होता है, इसलिए समाज में अप्लाई हो रहा है। इंसान यानी समाज से जुड़ा हुआ, तो ये एक तरीके से सामाजिक मामला है। इंसानों का बिहेवियर कब बदल जाए तो मैनेजमेंट का लेना का देना पड़ जाएगा, इसलिए मैनेजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सोशल साइंस। अगला टॉपिक हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले मुझे बताओ कि प्रोफेशन क्या होता है मेरे भाई, ताकि हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में और डेप्थ एनालिसिस कर पाएं और चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो प्रोफेशन होता क्या है पहले ये समझ लो, फिर हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। जल्दी बताओ। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ध्यान से देखो, प्रोफेशन का मतलब होता है कि जब किसी इंसान के पास कोई स्पेशल नॉलेज हो, उसके पास कोई स्पेशल डिग्री हो, उसको किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्ट्रेशन मिला हो, यानी कोई भी नहीं घुस जाएगा, और वो कोई स्पेशल काम कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशन। एग्जाम्पल के तौर पे लॉयर, वकालत। लॉयर क्या प्रोफेशन है, ध्यान सुनो। क्या लॉयर के पास स्पेशल नॉलेज नहीं होना चाहिए? हाँ सर, उसके पास BA LLB की डिग्री होनी चाहिए। क्या लॉयर के पास स्पेशल डिग्री होनी चाहिए? हाँ सर, BA LLB का। और नॉलेज किसका होना चाहिए? लॉ का। कि लॉयर के पास कहीं से लॉयर को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, कहीं से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कि अपने मन से काम शुरू? नहीं सर, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। लॉयर को काम क्या करना है सर? लॉयर को वकालत करना है, लोगों के केस लड़ने हैं। ये होता है प्रोफेशन। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज है, हाँ बायो का। स्पेशल डिग्री है, हाँ सर MBBS की डिग्री है। डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, हाँ सर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। क्या हर कोई डॉक्टर हो जाएगा? नहीं। स्पेशल वर्क है, हाँ पेशेंट का इलाज करना। प्रोफेशन का मतलब ये होता है, ये 4 क्राइटेरिया मैंने बताया। अब मुझे बताओ, क्या हर एक आम इंसान जो है वो प्रोफेशन है? कोई भी काम कर रहा है वो प्रोफेशन नहीं। प्रोफेशन वही होंगे जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगा, स्पेशल डिग्री, स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल कैपेबिलिटी, वो इंसान कहलाता है प्रोफेशन। डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, ये है प्रोफेशन। आम लेबर मजदूर ये प्रोफेशन नहीं कहलाता है। जहां पे डिग्री नहीं होगा तो आप उस प्रोफेशन में आ ही नहीं सकते। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, उससे रजिस्टर्ड नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप प्रोफेशन में आ ही नहीं सकते। तो प्रोफेशन का पहला डेफिनेशन है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी प्रोफेशन के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, और मेरे भाई मैनेजमेंट के लिए भी पढ़ाई करनी होती है। इसलिए पहला फीचर तो मैच कर रहा है कि मैनेजमेंट में भी पढ़ाई होता है और प्रोफेशन में भी। दूसरा कहता है प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है हर बंदा प्रोफेशन में नहीं जा सकता। हर बंदा प्रोफेशन में नहीं जा सकता। क्यों? अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसके पास BA LLB की डिग्री होगी, तभी जाके वो किसी प्रोफेशन में आएगा। कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके पास MBBS की डिग्री होगी, तभी जाके वो प्रोफेशन में आएगा। लेकिन मेरे भाई क्या हाल हो गया मैनेजमेंट का। आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास MBA की डिग्री हो। आप बहुत सारे कंपनी में दिखा दूंगा जहां एक आम इंसान है, BA किए हुआ है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, BCom किए हुआ है या नॉर्मल BSc किए हुआ है, उसके पास कोई खास डिग्री भी नहीं है, लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बना हुआ है, यानी वहां एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आज भी। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं 21वीं शताब्दी चल रही है, आप याद रखिएगा आज से 10 साल बाद मैनेजमेंट में भी हर बंदा नहीं आ पाएगा, वही बंदा आ पाएगा जो IIM से MBA किया होगा या किसी अच्छे जगह से MBA किया होगा। तो फिलहाल तो ये फीचर मैच नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। जब तक आपके पास वो डिग्री नहीं होगा आप नहीं आ सकते। लेकिन मैनेजर में अभी ऐसा कुछ रूल नहीं है, आपके पास डिग्री हो या ना हो आप एंट्री इसमें आपका हो जाएगा, आप मैनेजर बन सकते हो। डिग्री की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप उस प्रोफेशन में एसोसिएशन, और एसोसिएशन का मतलब होता है आप अगर किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको रजिस्टर्ड होना होगा। जैसे मैंने अभी बताया, लॉयर को रजिस्ट्रेशन लेना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, और डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन लेना होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI या BCI, बार काउंसिल है मेरे, तभी जाके वो वहां पे काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आज भी
किसी मैनेजर को जरूरी नहीं कि कहीं से वो रजिस्टर्ड हो, ऐसे ही मैनेजर बन के कहीं भी काम कर सकता है। तो ये फीचर भी अभी बहुत मैच नहीं करता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अगर आपने जहां से रजिस्ट्रेशन लिया है, जैसे अगर आप लॉयर है और आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, तो आपको वहां के कोड ऑफ कंडक्ट मतलब वहां के टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। आप अगर डॉक्टर है और आपने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आपको यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट यानी यहाँ का पूरा रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे सपोज करिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया है कि आपको एबॉर्शन नहीं करना है। आपको जो बोलते हैं ना भ्रूण हत्या, जो पहले जमाने में जो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होता था, तो लोग देखते थे कि अगर देखते थे कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो लोग भ्रूण हत्या कर देते थे। वो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर से कहते कि ये लड़की है इसलिए इसको मार दो। ये बहुत ही दुख बहुत निहायत दुख की बात है। और ऐसे ऐसे डॉक्टर होते थे जो वो ये काम करते थे। फिर बाद में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये रूल बना दिया कि नहीं, कोई भ्रूण हत्या नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि कोई दूसरा केस हो, कोई मर जाएगा पेशेंट, कुछ एक्सेप्शनल केस हो, कुछ मेडिकल केस हो, तो वो एक अलग बात है। नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी एबॉर्शन नहीं करवा सकता है, इस तरीके का रूल। तो वो रूल आपको फॉलो करना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल बना दिया कि आप लॉयर में इतना फीस ले सकते हैं, ये वाला कि आप क्रिमिनल का केस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, सिविल का केस ले, मतलब ये रूल तो जो जहां से आप रजिस्टर्ड है वहां के रूल्स हैं। तो ये आज भी प्रोफेशन में फॉलो होता है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए चूंकि कहीं से रजिस्ट्रेशन ही जरूरी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन भी उसका, हालांकि रूल एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने बना रखे हैं बहुत सारे, लेकिन चूंकि अभी रजिस्टर्ड हुए नहीं है तो हम जरूरी नहीं कि वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए लोग मिले, तो ये भी नहीं मिलता है। उसी तरीके से अगर किसी भी प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो जो प्रोफेशन का मेन मोटिव है वो है लोगों को सर्विस देना। सर्विस का मतलब होता है कि लोगों को फायदा पहुंचाना। जैसे डॉक्टर है तो इलाज एक सर्विस है, लॉयर है तो उसको लॉ से रिलेटेड सर्विस देना। तो जो भी प्रोफेशन है उसका मेन मोटिव क्या है बच्चे? सर्विस देना। और डॉक्टर का मेन मोटिव क्या है? इलाज करवाना। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से क्या मैनेजमेंट का काम सिर्फ सर्विस देना है? तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का काम सिर्फ सर्विस तो देना ही है, सामान बनाना भी है, सामान बनाने से प्रॉफिट भी कमाना है, रिस्क भी लेना है। यानी मैनेजमेंट सिर्फ एक ही फोकस नहीं करता कि सर्विस देना है। डॉक्टर क्या वो मिला जुला के इलाज ही करेगा। मैनेजमेंट में 1000 तरह के काम है, सामान भी बनाना है, गुड्स भी बनाना है, प्रोडक्शन भी करना है, सर्विस भी देना है, प्रॉफिट भी कमाना है, लॉस भी बियर करना है। ये सारा काम है जो हमें करना। तो ये भी फीचर कहीं ना कहीं नहीं पाया जाता है। तो स्टिल हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आज भी प्रोफेशन तो नहीं बना है, बट वेरी सुन मैं आपको बता रहा हूं एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मैनेजमेंट भी प्रोफेशन बन जाएगा। तो आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा एंड आई होप यू हैव ऑल एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट। तो क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो स्टिल हम कहेंगे कि अभी मैनेजमेंट बहुत हद तक प्रोफेशन नहीं है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में जो काम होता है, इसको जरा सा एक वो बना दे, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। मैनेजमेंट में बेसिकली एक होता है हमारा टॉप लेवल, दूसरा होता है हमारा मिडिल लेवल और तीसरा होता है हमारा लोअर लेवल, या इसी को हम लोग ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, देखो मैनेजमेंट में जो अलग अलग लोग, तरह तरह के लोग काम करें, तो इन सबका पावर भी अलग अलग है। कुछ लोग के पास बहुत ज्यादा पावर है, कुछ लोग के पास थोड़ा कम पावर है, कुछ लोग के पास एकदम पावर नहीं है या बहुत ज्यादा। तो उस पावर के बेसिस पे मैनेजमेंट में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं टॉप लेवल। टॉप लेवल पे ये लोग जो बहुत ब्रिलियंट माइंड के होते हैं, दे आर द रॉक स्टार्स। ये पढ़े लिखे, जैसे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब बहुत बड़े बड़े पोस्ट है जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। वो किस पे आते हैं? टॉप लेवल पे। ये अच्छा, इनका काम क्या होता है? इनका काम बेसिकली फ्रेम करना होता है, बनाना क्या? बिजनेस के लिए प्लान बनाना इनका काम होता है। बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव तय करना इनका काम होता है। बिजनेस के लिए प्लान कौन बनाएंगे? यही लोग बनाएंगे। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कौन तय करेंगे? ये तय करेंगे, यही लोग तय करेंगे कि कितना हमारा गोल अचीव कैसे होगा। यही लोग तय करेंगे कि हमें कितना 1000 करोड़ कमाना है कि 2000 करोड़ कमाना। ये लोग बेसिकली किस पे आते हैं बच्चे? हमारे टॉप लेवल पे आते हैं। ये मेन होते हैं जो प्लान बनाते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल पे कौन आते हैं? मिडिल लेवल पे जो है डिपार्टमेंटल लोग आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड आते हैं। इसको लिख लेना ताकि क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल हेड क्या होता है इसको भी ध्यान समझ लो। मिडिल, जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के बॉस आते हैं। आपको मालूम है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिपार्टमेंट चाहिए। जैसे एक होता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर होता है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर होता है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट,
फिर होता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का मतलब इस डिपार्टमेंट का काम होता है पैसों से रिलेटेड मामला देखना, पैसा कहां से आएगा, क्या कितना खर्च किया। तो इसका जो हेड होगा वो कौन कहलाएगा, फाइनेंस मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट का काम है देखना कि सामान कितना बिक रहा है, तो इसका हेड कौन कहलाएगा, सेल्स मैनेजर। उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, सामान को बनवाना, मशीन वगैरह बनवाना, सामान बनवाना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन। इसका हेड कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है एडवर्टीजमेंट वगैरह करना, तो इसका हेड कौन कहलाएगा, मार्केटिंग मैनेजर। एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, वो काम को देखता है कि काम कितने सही तरीके से हो रहा है, तो इसका हेड कहलाएगा ऑपरेशनल। ये ऑपरेशन से मत मिला देना मेरे भाई, ये अलग डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशनल मैनेजर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो मिडिल लेवल पे है मेरे भाई, तो मिडिल लेवल पे कौन लोग आते हैं, मिडिल लेवल पे सारे डिपार्टमेंट्स के हेड आते हैं। टॉप लेवल पे वो रॉक स्टार लोग आते हैं जो बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, जो प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद ये अपना प्लान किसको देते हैं, मिडिल लेवल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेंगे तुम पैसे का मामला देखो, जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहना कि सामान बना दे, जब सामान बन जाए तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कहना कि एडवर्टीजमेंट कर दे, जब एडवर्टीजमेंट हो जाए तो जाके बेच देना। अब बेचते समय अगर कोई ऑपरेशनल डिपार्टमेंट काम होता है कि इन सबको देखना कि सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं ये हमारे किस पे आते हैं, मिडिल लेवल पे। आई होप कि ये समझ में आएगा। टॉप लेवल प्लान बनाएगा, प्लान किसको देगा, मिडिल लेवल को। अब आते हैं लोअर लेवल की बात करें। लोअर लेवल पे बेसिकली क्या आता है, आपको मालूम है कि इन्हीं डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्कर काम करें। वर्कर मतलब मजदूर। ये सब वर्कर है। अब मान लो ये 4 मजदूर हैं, इस 4 मजदूर पे हमने एक सुपरवाइजर बना दिया, सुपरवाइजर नंबर 1। ये सुपरवाइजर कौन होगा, ये इन 4 मजदूर का देख रेख करेगा, ये सही से काम करे। फिर एक 4 मजदूर और इस पे हमने एक और सुपरवाइजर बना दिया, इसका हम लोग बोलेंगे सुपरवाइजर नंबर 2। फिर ये 4 मजदूर है, इसका है सुपरवाइजर नंबर 3। ये 4 मजदूर है, इसका सुपरवाइजर है सुपरवाइजर नंबर 4। इन सुपरवाइजर का काम क्या होता है, इनका काम होता है मजदूरों से काम करवाना। तो मजदूरों से जो काम करवा रहे हैं सुपरवाइजर, यही लोग आते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। आई होप कि एकदम साइंस बना दिया मैंने। तो लोअर लेवल पे कौन आते हैं, जो वर्कर्स के हेड होते हैं, सुपरवाइजर। वर्कर्स के हेड सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर के हेड कौन होंगे, ये मिडिल लेवल के लोग। तो ये समझ में आया। आई होप वर्कर, ये वर्कर के हेड कौन होंगे, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के हेड कौन होंगे, मिडिल लेवल। इन वर्कर्स के हेड जो सुपरवाइजर है ना, ये आता है हमारे लोअर लेवल पे। सुपरवाइजर के अंडर में ही वर्कर काम करते हैं। ध्यान, एक स्टेप समझो, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं। सबसे नीचे से चलते ऊपर की तरफ, सबसे पहले आते हैं काम करने वाले मजदूर। उन मजदूरों को देखने के लिए कई जो सुपरवाइजर रखते हैं, हेड, जो उन मजदूर को देखेंगे। तो ये जो सुपरवाइजर है ये आता है हमारा लोअर लेवल पे, क्योंकि एकदम नीचे काम ले रहे हैं। इन सुपरवाइजर से ऊपर आएंगे तो मिडिल लेवल, वो डिपार्टमेंट के हेड, वो प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, इन्हीं डिपार्टमेंट के अंदर में ही मतलब वर्कर काम करता है, इन्हीं में सुपरवाइजर होते हैं। तो ये आपको समझ। फिर उनके ऊपर जो आते हैं वो हमारा रहता है टॉप लेवल। यानी इसको अगर हम ऐसे समझा दें तो ये देखो, ये मजदूर है, इन मजदूरों को देख रेख कौन करता है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन से लेवल पे आएगा, लोअर लेवल पे। और इन सुपरवाइजर का जो बॉस होगा वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होंगे, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशनल। ये हमारा किस पे आ जाएगा, ये आएगा मिडिल लेवल। इनके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, टॉप लेवल। इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा बेसिकली प्लान फ्रेम करना, यानी प्लान बनाना। ये लोग प्लान और पॉलिसी और ये ऑब्जेक्टिव कौन तय करता है, सारा मेन बिजनेस कैसे चलेगा, पैसे का इंतजाम कहां से होगा, पैसे का इंतजाम भी कौन करेगा, ये करेगा। ये इंतजाम करके फिर यहां पे आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को पैसा ये दे देगा, ये लो पैसा और काम शुरू करो। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा लेगा और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि जाओ रॉ मटेरियल मंगवाओ, सामान बनाओ, काम शुरू करो, सामान बनाना शुरू करो। सामान बन जाएगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, सेल्स वाले उसको बेचेंगे, ऑपरेशनल वाले उसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो वो देखेंगे। और इन सब डिपार्टमेंट के अंदर में ही ये वर्कर्स काम करते हैं और इन वर्कर्स के ऊपर हेड बनाया जाता है सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर इनको देखते हैं और सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करेगा, इसका। अगर वर्कर को कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो किससे कहेगा, सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर कहेगा मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल कहेगा टॉप लेवल से। अगर टॉप लेवल को कोई ऑर्डर देना है या इंस्ट्रक्शन देना है तो वो किसको देगा, मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसको देगा, सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको देगा, वर्कर को। वर्कर को कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन देना है तो सुपरवाइजर। तो ऐसे हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता रहता है, चलता रहता है। आई होप कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में अब कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग
बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है, बच्चे टॉप लेवल, लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में मेन क्या क्या काम हमें करने होते हैं। तो आप लोग बचपन से पूरे क्लास 12 में आप ये पढ़ते आ रहे हो कि मैनेजमेंट में टोटल हमारे कितने काम होते हैं। तो मैनेजमेंट में टोटल हमारा 5 काम होता है बच्चे। वो 5 काम क्या है हमारा, तो वो हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग के साथ साथ, प्लानिंग का मतलब आपको पता है, प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले से सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कब करना। तो ये हमारा प्लानिंग हो गया। प्लानिंग का मतलब आप देखो, अब ये सब ना पूरा आगे चल के चैप्टर्स बन जाएंगे, तो जब चैप्टर आएगा ना तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिर काम किया, प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम करने से पहले उसके बारे में ये सोचना कि काम कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, ये प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद सेकंड काम होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, आपने प्लान बना लिया कि आपको बर्थडे पार्टी करना है, तो प्लान हो गया, कहाँ करना है, कैसे करना है, एक प्लान हो गया। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। बर्थडे पार्टी के लिए केक चाहिए, पार्टी बम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, प्लान ठिकाना, ये केक, खाना, पनीर, ये ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेज इकट्ठा करना। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जब रिसोर्सेज इकट्ठा हो जाए तो उस काम को लोगों को बांटना कि भाई तुम केक ले आना, तुम ये ले आना, तुम ये ले आना। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है जब बर्थडे पार्टी शुरू हो जाएगा तो एक बंदा होगा जो सबको इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड करेगा। जैसे शादियों में जाते हो ना, तो शादी में सारा प्लान हो जाता है, रिसोर्सेज इकट्ठा होता है, काम बांट दिया जाता है। काम बांटने के बाद भी दादा आते हैं, दादा कहते हैं उधर से वो काम करो, काम शुरू करो, बारात आ गई लेकर आओ, वहां आ जाओ, अरे वो खाना कहाँ है। एक बंदा होगा जो सबको ऑर्डर दे रहा होगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। और लास्ट में हमारा होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है मैचिंग द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान्ड आउटपुट इज नोन एज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि ये मैचिंग, ये भी समझा देता हूं एक्चुअल प्लान क्या है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है आपने प्लान किया कि मुझे 100 साइकिल बनाना है, प्लान है ये, और महीना खत्म होने जा रहा है और आप अभी तक सिर्फ 80 साइकिल बनाए हो, यानी आप 20 साइकिल कम बनाए, तो प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका मैच नहीं कर रहा है। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि प्लान को एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करो, मैच करवाओ। यानी क्या कमी आ गई, मशीन सही से काम नहीं किया या वर्कर सही से काम नहीं किया। अगर मशीन सही से काम नहीं कर रहा है, अगर वर्कर सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको मैच करो कि वो प्रॉपर काम करे और हमारा काम क्या हो जाए, जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व कर दो और काम हमारा खत्म हो जाए। तो ये हमारा 5 फंक्शन है जो कि आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, और इसको हम लोग समझ लेते हैं। वो है लास्ट कॉन्सेप्ट आपका। इसके बाद हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, और शुरू भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है सर? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक मिनट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक होता है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक होता है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको पैसा देगा? प्रोडक्शन को। क्यों? सामान बनाने के लिए। जब सामान बन जाएगा तो ये किससे कहेगा? मार्केटिंग से कि जाओ एडवर्टीजमेंट करो। एडवर्टीजमेंट होगा तो ये किससे कहेगा? सेल्स डिपार्टमेंट की जाओ तुम सामान बेचो। मेरे भाई अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा ही ना दे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान नहीं बना पाएगा, ये डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएगा, और ये डिपार्टमेंट जो है सामान को बेच नहीं पाएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा, इंटीग्रेट करेगा, वो उससे कहेगा, वो उससे कहेगा, वो उससे कहेगा, वो उससे कहेगा, और सब मिलके एक ही रो में काम करने को हम लोग कोऑर्डिनेशन। और एक चीज याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन मेरे भाई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी काम नहीं। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के, अगर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी सही से काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग सेल्स सब फ्लॉप हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से काम करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को मिलकर, हम उसे पैसा दिए, उन्होंने सामान बनाया, उसने एडवर्टीजमेंट किया, उसने बेचा। ये साइकिल अगर चलता रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में चलेगा। अगर ये साइकिल टूट गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा चल नहीं पाएगा। दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पांच फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शन एक दूसरे को, जब तक अच्छा प्लान बनेगा तभी अच्छे से रिसोर्सेज इकट्ठा होगा, रिसोर्स रहेगा तभी अच्छे से हम काम को बांटेंगे, काम को बांटेंगे तभी कोई गाइड करेगा तभी हमारा परफॉर्मेंस और प्लान मैच होगा। ये सब एक दूसरे को कहीं कहीं इंटरलिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। एक भी इसमें से सही से काम नहीं किया तो हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा और हमारा गोल अचीव
नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का पहला फीचर है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट का मतलब होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को कहीं ना कहीं कोऑपरेट करेगा तभी जाके हमारा गोल अचीव हो पाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। सब लोग एक ही वे में काम करेंगे, सब लोग एक दूसरे से हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे तभी एक ही वे में हमारा गोल अचीव हो पाएगा, वरना नहीं। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार होना चाहिए। परवेसिव फंक्शन कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर जगह पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर जगह एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जरूरत है। इट इज ए डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर कोऑर्डिनेशन करो। ऐसा नहीं कि अनजाने में हम कोऑर्डिनेट करें, नहीं, हमें इस बात की समझ होनी चाहिए। जानबूझकर हम पैसे अच्छे से देंगे तो सामान अच्छा बनेगा, एडवर्टीजमेंट अच्छा होगा तो सामान अच्छे से बिकेगा। उसके बाद इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन करना किसी एक बंदे का काम नहीं है, हर बंदे को अपने अपने लेवल पे अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तभी जाके कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन आप आई होप कि समझ में आया होगा कोऑर्डिनेशन पूरा प्रोसेस क्या है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन का एक फायदा मैं आपको बताऊं। पहला फायदा एक दिमाग, बेनिफिट्स फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि अगर मान लो अंबानी का कंपनी, इतना बड़ा रिलायंस कंपनी है, इतना बड़ा, अंबानी को खुद नहीं पता कितने ब्रांचेज उसके पास होंगे, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर अंबानी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मैनेजर्स उसने बनाए हैं वो एक दूसरे को अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या अंबानी की कंपनी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन ही तो है कि वो डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट को, पूरे इंडिया भर के सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से लोग कोऑपरेट करें। वो उसको पैसा दे रहा है तो वो सामान बना रहा है, वो उसकी मार्केटिंग कर रहा है, वो उससे जाके बेच रहा है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन बिना कोऑर्डिनेशन के चल नहीं पाएंगे। और दूसरा है हमारा स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन में एक चीज ध्यान देना, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइजेशन के नुकसानात भी मैं बता रहा हूं, क्या दिक्कत आते हैं मैं ध्यान समझना। होता क्या है ना बच्चे कि हम जब 4 डिपार्टमेंट बना देते हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट ये है, ये प्रोडक्शन है, ये फाइनेंस है, ये मार्केटिंग है और ये सेल्स है। अब इनके अंदर एक नैरो अप्रोच समझो, ये ना थोड़ा सा माइंड से संकुचित हो जाते हैं, थोड़ा सा ना ये अप्रोच नहीं बढ़ा पाते या उस तरीके से सोच नहीं पाते। ध्यान समझना, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला ये सोचने लगे कि हमारा काम तो पैसा देना, हम पैसा दे दिया, हमारा टेंशन खत्म, हमसे कुछ ना पूछो, हिसाब उसाब ना लो, हम पैसा दे दिए, मेरा टेंशन खत्म। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाला बोल दे कि नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन तो होता है, उसको कोऑर्डिनेशन में क्या काम है मैं समझा, ध्यान समझना। एक बार सेल्स डिपार्टमेंट का आदमी आता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहता है कि देखो भाई, ऐसा है कि मार्केट में ना कोरोना का टाइम आ गया है, तुम एक काम करो, जो भी तुम सामान बना रहे हो ना थोड़ा सस्ते में सामान बनाओ, कि सस्ता सामान बनाओगे तभी मैं बेच पाऊंगा, बिक नहीं रहा है, कस्टमर के पास पैसा नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कहते हैं हमको सिखाओगे तुम कि कैसे पैसा है कि नहीं, हम तो अपने मुझे स्पेशलाइज में 10 साल से काम करो, सामान तो वही बनेगा जो मैं चाहूंगा। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या हो गया कि अपने काम में वो स्पेशलाइज हो चुका है, तो उसको इस बात का एटीट्यूड आ गया कि नहीं हमको सिखाने की जरूरत नहीं, हम तो वही सामान बनाएंगे जो अब तक हम बनाते हैं, हम चेंज नहीं करेंगे। जब ये एटीट्यूड किसी के अंदर आ जाए, इसका मतलब इसके अंदर स्पेशलाइजेशन का एटीट्यूड आ गया। सेल्स वाला कहता रह गया लेकिन ये नहीं मान रहा है, अल्टीमेटली इसने अपने मन का कुछ भी सामान, महंगा सामान बना के इसको दे दिया और ये बेच ही नहीं पाया। फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहा जा रहा है कि भाई देखो, इस बार 1 लाख रुपए दियो लेकिन काम नहीं चल पाएगा, तुम ऐसा करो ना 2 लाख दे दो तो हम अच्छे से सामान बनाएंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला एटीट्यूड में आ गया, नहीं मुझे स्पेशलाइजेशन है, मैं तो किसी का नहीं सुनने वाला, तो 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, मैं 10 साल से पैसा ही तो बांट रहा हूं। उसने कहा नहीं भाई समझो, भी नहीं माना, फिर फ्लॉप हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन, न सामान बन पाया न सामान बिक पाया, या सामान बना भी तो इतना कम बना कि मार्केट में कस्टमर मांग रहे थे कि और दो, पैसा मिला ही नहीं था। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसा दिया नहीं, सामान भरपूर बना नहीं, सेल्स वाले ने भरपूर बेच नहीं पाया। इसका मतलब कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब स्पेशलाइजेशन आ जाता है, यानी सब लोग अपने आप को बहुत 30 मार खा समझने लगते हैं, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। इसलिए स्पेशलाइजेशन हो अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को कोऑपरेट करना भी सीखे, एक दूसरे को बात सुने, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो पाएगा, अचीव हो पाएगा, अदरवाइज अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आप बहुत ध्यान समझिएगा। अब आ जाता है फाइनली ये आपका एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये एमसीक्यू का सेशन। तो इतना पढ़ने के बाद आदिल सर आग लग गया, सारा कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अब तो हम एकदम मचा देंगे धमाल। स्टार्ट करते हैं अपना ये एमसीक्यू का सेशन। बहुत एकदम फास्ट ट्रैक एमसीक्यू लगाएंगे हम लोग, बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं। आपके पास ऑप्शन है, आप रोक रोक के आप जवाब दो। मैं सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन है, और आपका ये सॉरी ये थोड़ा सा लग रहा है इस पर, ये कंट्रोलिंग भी फंक्शन है। तो यहाँ पे पूछा कौन इसमें से मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो राइट आंसर है कोऑपरेटिंग आपका मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, नहीं पूछा था। दूसरा क्वेश्चन है मैनेजमेंट क्या है, तो आपको मैंने पढ़ाया था प्यारे बच्चे, मैनेजमेंट साइंस भी है थोड़ा बहुत, मैनेजमेंट आर्ट भी है। तो मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी, पूरी तरीके से आर्ट तो पूरी तरीके से साइंस भले थोड़ा है थोड़ा नहीं है, बट कुछ तो साइंस के फीचर्स फॉलो कर ही रहा था, जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये दोनों तो फॉलो किया था ना। तो मैनेजमेंट हमारा आर्ट भी है और साइंस भी है, तो दोनों कहेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। फिर बोला है कि द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है, कमाने के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ पढ़ाया था मैंने, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, तो ग्रोथ भी ऑब्जेक्टिव है। लोगों को रोजगार देना, हाँ तो मैनेजमेंट में हम बिजनेस कर ही रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले, ये भी ऑब्जेक्टिव है। पॉलिसी बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, पॉलिसी बनाना काम है मेरा, कि हम प्लान बनाए, पॉलिसी बनाए, ये कोई मकसद नहीं ना। मकसद का मतलब होता है हम बिजनेस कर किस लिए रहे। जैसे खाना बनाने का मकसद क्या है? पेट भरना। हम ये बनाने, खाना बनाने का मकसद है टेस्टी बनाना, तो टेस्टी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, टेस्टी तो एक काम है जो टेस्टी है, लेकिन मेन मकसद क्या है? पेट भरना। तो इसका आंसर होगा पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी हमारे मैनेजमेंट में पॉलिसी कौन बनाता है? तो पॉलिसी हमारा बनाता है टॉप लेवल के लोग, पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी यानी प्लान कौन बनाता है? प्लान हमेशा टॉप लेवल के लोग बनाते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन के बारे में, ये मैनेजमेंट की रूह है, जान है मैनेजमेंट का। बिना कोऑर्डिनेशन की कोई भी मैनेजमेंट नहीं चलता। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, एसेंस का मतलब होता है रूह, एसेंस का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का जान है। अगला पॉइंट है कि इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज और टास्क। ये मुझे बताइए कि कौन सा इसमें से जो पॉइंट है वो ये कहता है कि मैनेजमेंट में बहुत सारे टास्क करना। मैनेजमेंट इन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, आपने पढ़ा था। मैनेजमेंट वर्क, पीपल और ऑपरेशन, तो काम की बात करें, टास्क करना क्या है? तो ये हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, बोला आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है? तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैंने बताया था कि मैनेजमेंट छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, यानी बोथ ए एंड बी। मैनेजमेंट इज सिंगल डायमेंशनल, नो मल्टी डायमेंशनल, ये तो नहीं होगा। अच्छा, ये लग रहा है कि किसी पॉइंट का वो आ गया है। नेक्स्ट, अच्छा यही है। चलो, ये क्वेश्चन है पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। पर्सोनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव का मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। तो अगर आप बात करें, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है, एक अहम अंग है। इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू सेटिस्फाई द, मैनेजमेंट किसको सेटिस्फाई करने की कोशिश। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब किससे रिलेटेड? एम्प्लॉय से रिलेटेड। तो इसमें किसको सेटिस्फाई करने की कोशिश किया जाता है? तो सबसे पहले एम्प्लॉय के फाइनेंशियल नीड्स को, एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देना, पर्क देना, यानी अलग अलग बेनिफिट देना, रहने के लिए घर देना, तो सही बात है। सोशल नीड को, कि उन्हें एक रिस्पेक्ट देना। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको एक तरीके का क्या देना? रिस्पेक्ट देना। तो रिस्पेक्ट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। उसके बाद हायर लेवल, जैसे कि एम्प्लॉय को उनके पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन्होंने तरह तरह का उनको काम सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना। अगर वो कभी सुपरवाइजर है तो उनको मैनेजर बना देना, मैनेजर है तो सीईओ बना देना, बड़े बड़े पोस्ट पे उनसे काम करवाना। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ऑल ऑफ द फंक्शन, यानी सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है? क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कौन है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी, ये तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल,
हो ना 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 ना, मैनेजमेंट कभी भी किसी एक इंसान के गोल के लिए थोड़ी अचीव करने के लिए बनता है। मैनेजमेंट हमेशा इसलिए बनाया जाता है ताकि पूरे बिजनेस का गोल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, हमारा अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट जो हेल्प करता है हमें, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू दिस स्टेटमेंट। क्या मतलब, क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब समझते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है जो चीजें चलती रहे। यानी कोई इंसान ऐसे कह सकता है कि मैं बिजनेस में मैनेजर हूं, एक बार मैंने कुछ काम कर लिया तो बस मेरा काम खत्म, अब पूरी जिंदगी मुझे कुछ नहीं कर। एक बार मैनेजमेंट इज वन टाइम प्रोसेस नहीं। मैनेजमेंट तो एक ऐसी चीज है जो हर दिन मांगता है, हर दिन आपको चेंजेस लाना है। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मुझे ये एक सेटिस्फाई कर रहा है? तो जैसा कि बोला गया था, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज डायनेमिक, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑल ऑफ, यानी कि सारी बातें। यानी कि भाई डायनेमिक है तभी तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है। मैनेजमेंट में मल्टी डायमेंशन, कई तरह के काम करना है, इसलिए तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। चेंजेस लाना है तो आप हमेशा, चेंजेस लाने के लिए हमेशा आपको कंटिन्यू काम करना है। मल्टी डायमेंशन का मतलब ये होता है बच्चे कि आपको मैनेजमेंट में 3 अलग अलग वर्क पे भी काम करना है, पीपल पे भी काम करना है, जैसा मैंने पढ़ाया है, और ऑपरेशन पे भी काम करना है। तो इसके लिए भी ऑन गोइंग प्रोसेस तो है ही है। तो यानी इसके सारे ऑप्शन सही है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। इनमें से कौन प्रोफेशन का फीचर है? तो पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सही बात है। किसी भी प्रोफेशन में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है प्रोफेशन में, कोई भी डॉक्टर कोई भी बन जाएगा, जिसको दवा लिखने आएगा वो डॉक्टर बन जाएगा, नहीं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है जिसके पास डिग्री होगा वही डॉक्टर बनेगा। और सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का मेन मकसद सर्विस देना लोगों, जैसे डॉक्टर का मकसद इलाज करना, लॉयर का मकसद केस लड़ना। तो सारे ऑप्शन इसके क्या होंगे? सही हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एवरी मैनेजर अप्लाई हिज पर्सनल स्किल एंड नॉलेज इन द डे टू डे फंक्शनिंग। हर एक मैनेजर आईआईएम से मैनेजमेंट सीख के तो आता है, एमबीए भी करके आता है, लेकिन जब तक वो अपने पर्सनल स्किल को ना लगाए तब तक वो एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता। यानी हालात और कंडीशन के हिसाब से उसको अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करना है मेरे भाई। और यही चीज मैं किसके फीचर में पढ़ाया था? मैनेजमेंट क्या होता है? एक आर्ट है, कला है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। उसके बाद है आइडेंटिफाई द रोल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मिडिल लेवल जो, जिसे 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल यानी कि लोअर लेवल। तो इन तीनों लेवल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि मिडिल लेवल का रोल इसमें से कौन है। तो टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल का रोल है। तो जी हाँ, ये रोल है। जो पॉलिसी टॉप लेवल के लोग बनाएंगे वो नीचे इंप्लीमेंट करना। ये काम कौन करे? ऊपर वाले पॉलिसी बनाएंगे और बीच वाले और नीचे वाले उसको इंप्लीमेंट करें। तो मिडिल लेवल ये काम करता है। उसके बाद है सारे ऑपरेशन को देखता है, ड्यूटीज बांटता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? लोअर लेवल को बांटता है। लोअर लेवल को कौन बांटेगा? मिडिल लेवल को कौन बांटेगा? टॉप लेवल। तो सारे ऑप्शन हमारे सही है। उसके बाद है इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट इंश्योर दैट राइट पर्सन विथ राइट क्वालिफिकेशन विथ, सही बंदे को सही काम बांटना क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। सुपरिटेंडेंट वर्क एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरिटेंडेंट जो है वो मैनेजमेंट के कौन से लेवल पे काम करता है? ध्यान से रखिएगा, सुपरिटेंडेंट मैनेजमेंट के कौन से लेवल पे काम करता है? जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो बच्चे याद रखिएगा, जो सुपरिटेंडेंट होता है वो बेसिकली वर्कर को सुपरवाइज करने वाले लोगों को सुपरिटेंडेंट कहा जाता है, जो वर्कर को देखते हैं। और वर्कर को देखने वाले लोग हमारे किस पे आएंगे? तो ऑपरेशनल लेवल यानी कि लोअर। ऑपरेशनल लेवल मतलब इसी को बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। आई होप कि ये भी बात समझ में आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लें। द कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू द डिजायर्ड गोल। हो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू द डिजायर्ड गोल। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग होना भी चाहिए। कह रहा है कि गोल को देखते हुए यानी गोल को नजर रखते हुए कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नहीं बोला कि हर काम के कोऑर्डिनेशन की बात नहीं किया। आपने एक सर्टेन गोल बनाया, आपका गोल है ना कि 1000 करोड़ का सेल करना है, या 5000 करोड़ का हमें सामान बेचना है, या 10,000 करोड़ का हमें सामान बेचना है, ये आपका गोल है। तो इस गोल को ध्यान में रखते हुए कौन सारे एक्टिविटीज को
कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका आपके मन में आ रहा होगा कि सब मार दे, लेकिन नहीं, याद रखना गोल जब आ जाए, यानी ऑब्जेक्टिव की यहां बात किया है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने वाला या फ्रेम करने वाला कौन है? तो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने वाला हमारा आता है टॉप लेवल के लोग, जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं। तो वो जो गोल को देखते हुए कोऑर्डिनेशन शुरुआत कौन करता है? टॉप लेवल। फिर नीचे में काम और सारा चीज को लेकर कोऑर्डिनेशन होता है, बट ऑब्जेक्टिव जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो इसका आंसर ये होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 19 है, विदाउट कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग इज इम्पॉसिबल एंड ऑफ नो वर्थ इफ देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड। किनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, किनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा काम हो ही नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल है कि हमारा कोई भी डायरेक्टिंग का, यानी कोई भी काम बिजनेस में किनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी हो पाएगा। तो सुपीरियर का नीचे कौन आता है? सुपीरियर के नीचे आता है सबऑर्डिनेट। तो जब तक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक, क्योंकि डायरेक्टिंग बोला ना, डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना। तो भाई सुपीरियर कुछ बोला और ये सुना ही नहीं, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस है? तो ग्रोथ इन साइज, अगर ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ा है तो उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी अलग अलग लोग अलग अलग काम करें, प्रोडक्शन वाला सामान बना रहा है, फाइनेंस वाला कुछ, मार्केटिंग वाला कुछ, सेल्स वाला कुछ, तो यहां भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की स्पेशलाइजेशन आ गया है, तो लोग थोड़ा एटीट्यूड आ गया है, तो उस एटीट्यूड को सही करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का सबसे अहम ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट भी है, एक्सपेंशन भी है, ग्रोथ भी है, लेकिन सबसे मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का जो है वो हमारा सर्वाइवल है। सर्वाइवल का मतलब बिजनेस में खुद को सस्टेन करना। पहले बचा तो लो खुद को यार, फिर तो तुम प्रॉफिट और ग्रोथ का सोचना। तो सबसे पहले बिजनेस में सर्वाइव करना है। सीईओ कौन से लेवल पे आता है? टॉप लेवल पे आता है सर। In order to achieve goal, objectives should be integrated with organization goal and satisfy the employee with the help of achieving organization goal. मुझे एक बात बताओ, इन ऑर्डर टू अचीव गोल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव शुड बी इंटीग्रेटेड विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एज ओनली सेटिस्फाइड एम्प्लॉय विल हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब है कि अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना होगा। एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, बड़ा सा प्लान बना लो, एम्प्लॉय को मतलब ही नहीं है, इसका मतलब आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय के बारे में बात किया है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल तो होता है, प्रॉफिट भी होता है, ग्रोथ भी होता है। कौन नहीं है? तो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन नहीं है। फिर कहता है कि फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर कौन से लेवल पे आते हैं? तो अभी मैंने बताया ये सब डिपार्टमेंटल हेड है, डिपार्टमेंट के हेड है, और डिपार्टमेंट के हेड हमारे किस पे आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे असल में एमसीक्यू हो गया है मिक्स। चलिए आप लोग बताइए, मैनेजमेंट के कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को दूसरों के एफर्ट से अचीव करना है? यानी कि मैं आपको अभी शुरू में, क्लास के एकदम शुरू में आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, पुराना और नया कॉन्सेप्ट। तो पुराना कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि दूसरों, यानी अपने अंडर जो लोग काम करते हैं उनसे किसी भी तरीके से, उनसे अच्छे से काम ले लेना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये मेरे भाई ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ये बात कहा गया है। और अगला क्वेश्चन बोला है, यहां से अगला क्वेश्चन शुरू है, सॉरी ये यहां तक पहला क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि एकम्प्लिश गोल को अचीव करो बाय द एफर्ट ऑफ अदर, दूसरों के एफर्ट से, यानी दूसरों से अच्छे से काम ले लो, अच्छे से काम ले लोगे तो तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल था। और अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है गोल को अचीव तो करना विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, लेकिन समय पे अचीव करना है। समय पे अचीव करने को क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस, और रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने को बोलते हैं इफिशियंसी। तो मैनेजमेंट का ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चे वो क्या होगा हमारा? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई? अच्छा, अभी तो बता दिए। यहाँ क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था कि अगर टाइम पे काम करना है, टाइम पे गोल को अचीव करना है, तो ये क्या है? तो भाई ये इफेक्टिवनेस, अभी मैंने लिखा भी था कि अगर टाइम पे काम करना है तो इफेक्टिवनेस, और रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना, वेस्टेज नहीं करना, तो वो इफिशियंसी होता है।
विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डील विद द कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी से आप रिसोर्सेज ले रहे हो तो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये एक डेफिनेशन है किसका? कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एंड ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे ग्रुप के लोग मिलकर अपने सबऑर्डिनेट यानी उनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो सब मिलकर एक यूनिटी ऑफ एक्शन यानी एक साथ एक काम को करते हैं और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था मैकफार्लैंड ने दिया था। क्या कि कोऑर्डिनेशन क्या है? सब लोग मिलकर एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? मैकफार्लैंड। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे लोग मिलकर किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि तयाफू लिमिटेड द परचेज डिपार्टमेंट परचेज 20 टन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हाउएवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड ओनली 15 टन। ड्यू टू दिस रीजन द गुड्स वर नॉट प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड रिक्वायर्ड लेवल एंड वेयर टू एक्सेप्ट सेल्स डिपार्टमेंट में गुड्स में रिमेन अनसोल्ड एंड द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यार एक कंपनी है, उसमें एक डिपार्टमेंट है, उसने बेसिकली बात करें तो परचेज डिपार्टमेंट का, उसने 20 टन रॉ मटेरियल खरीदा, जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उससे कहा था कि अरे यार तुम 20 टन काहे खरीद के ला रहे हो, हम तो तुमको कहते कि इतना नहीं बिक पाएगा, तुम 15 ही टन लाओ। और ये लोग परचेज डिपार्टमेंट वाले ने 20 टन रॉ मटेरियल खरीद के ला दिया, बिका हमारा सिर्फ 15 ही टन, 5 टन अनसोल्ड रह गया। और वो मना किया था कि मत लाना यार, इतना नहीं बिक पाएगा। वो जबरदस्ती खरीद के लिया है और अनसोल्ड स्टॉक बन गया, वो पड़ा रह गया फैक्ट्री में, सामान बिका नहीं। इसका मतलब यहाँ किस चीज की कमी है? यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है। टू कंजर्व टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए कैंपेन चलाया गया, सेव टाइगर, चीता को बचाओ वरना इंडेंजर्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये किस तरह का काम संस्था कर रही है? समाज के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव कर रही है। और 32 वाला क्वेश्चन भी देख ले कि अजय इज वर्किंग एज ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशनल मैनेजर कौन से लेवल पे अजय काम कर रहा है? तो ये मिडिल लेवल पे काम कर रहा है। और आई होप कि ये सेशन में प्यारे बच्चे बहुत मजा आया होगा आपको, क्योंकि देखो यार एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पढ़ाया है, तरह तरह के एग्जांपल लेके, इतने सारे ढेर सारे एमसीक्यू, सिर्फ 1 घंटा से ऊपर का सेशन ये गया होगा और सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड ब्लोइंग ऑसम तरीके से मैंने पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं जल्द अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच क्लास।